आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज की शाम जैसे किसी गहरे दरिया के किनारे खड़ी है, जहां पानी बज़ाहिर पुरसकून है मगर लहरों के नीचे कहानियां तेज रफ्तारी से बह रही हैं। वाशिंगटन से एक काफिला रवानगी की तैयारी में है और इस काफिले की समत इस्लामाबाद की गलियां हैं, जहां हर मोड़ पर नजरें टिकी हुई हैं और हर दरवाजा किसी खबर की आहट सुन रहा है। एक तरफ दावे हैं कि बात जल्द अपने अंजाम तक पहुंचेगी, तो दूसरी जानिब शर्तें हैं जो रास्ते को लंबा कर देती हैं। कहीं अल्फाज में नरमी है, कहीं जुमलों में सख्ती है और इन्हीं के दरमियान एक ऐसा पुल बनाने की कोशिशें जारी हैं जिस पर चलकर दोनों किनारे करीब आ सके। मगर ये पुल अभी मुकम्मल नहीं, इसके सतूं अभी भी आजमाइश में हैं। उधर तेहरान की सड़कों पर हजूम है, आवाजें हैं और एक ऐसा अज़्म है जो खुद को दोहरा रहा है। उधर बीजिंग और रियाद के दरमियान राब्ते हैं, जहां गुफ्तगू के जरिए रास्ता निकालने की बात हो रही है और उसी दौरान समंदर की लहरें भी अपनी जुबान में खबरें सुना रही हैं। जहां एक टैंकर की वापसी को एक इशारा समझा जा रहा है कि शायद दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए। इस्लामाबाद इस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा मकाम बन चुका है जहां कई रास्ते आकर मिल रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे रेत की प्यास पर। जब बादल अपनी नमी उतारते हैं तो उम्मीद का एक नर्म सा दर खुलता है और उसी दर से मशहद की थकी सांसें कुछ संभलने लगती हैं। खजाने की धड़कनों में जब बैरूनी सहारों की बाज़कत शामिल होती है तो वक्त ठहर सा जाता है कि ये सहारा कब तक साया बनेगा और कब फिर धूप अपनी शर्तें मनवाएगी। कहीं कर्ज की जंजीरें रेशम में लिपटी महसूस होती हैं तो कहीं शरायत के कांटे मुस्तकबिल के रास्तों में खामोशी से बोए जा रहे होते हैं। फैसलों की मेज पर रखे कागज दरअसल आने वाले मौसमों की कहानी लिखते हैं, जहां कीमतों की लहरें साहिल से टकराकर आम आदमी की दहलीज तक पहुंचती हैं और उसी मंजरनामे के बीच इख्तियार के ऐवानों में एक और कहानी जन्म लेती है, जहां तराजू के पलड़े कभी अवाम की उम्मीदों से हल्के और कभी मर्रात के बोझ से भारी हो जाते हैं। कानून की किताब के औराक पलटते हैं मगर मानी वही रहते हैं, सिर्फ रास्ते बदल जाते हैं। यूं लगता है जैसे एक ही मैदान में कई खेल बैक वक्त जारी हों, जहां हर चाल अपने अंदर एक नई कीमत, एक नया सवाल, एक नई ताबीर समेटे हुए हो। नाज़रीन, ये है हमारे टॉपिक्स। हमारे स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। इनमें हमारा साथ देंगे सगीर चौधरी साहब और असगर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर है मियां सनाउल्लाह साहब। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मियां सनाउल्लाह साहब, इस वक्त प्रोग्राम का आगाज सर मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर, एक बात जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है, हम सुनते आ रहे हैं, ये जो डेलीगेशंस हैं, ईरानी डेलीगेशन की बात कर लें या अमेरिकी डेलीगेशन की बात कर रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे। सर, इसी कश्मकश में इस वक्त तमाम तर सूरत हाल जो है वो भी आपके सामने है। बयानबाजियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं, दोनों तरफ से हम देख रहे हैं। उसके साथ साथ दुनिया की जो नज़रें हैं इस वक्त वो पाकिस्तान पे हैं कि पाकिस्तान की तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोरों शोर से जा रही हैं। पाकिस्तान ने अपनी तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली हैं, जबकि ये दोनों जो फरीक है इनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं ये भी सर हमारे सामने है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अमेरिकी जहाज़ों की लैंडिंग होती है वो भी हमारे सामने है। फिर एडवांस टीम जो है अमेरिका की वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम तर साजो सामान पाकिस्तान में पहुंच चुका है और ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ये जो एग्रेशन है या धमकियां हैं, इस सबको किस नजर से देख रहे हैं सर आप? बेसिकली पहले तो मेरी तरफ से कम्प्लीमेंट आप लीजिए। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने लिटरेरी ना तौर पे इसको सम अप किया है, बहुत खूबसूरत किया है, जिससे मज़ा आ गया। बाकी आते हैं आपके सवाल की तरफ। इसमें कंफ्यूजन तो है क्योंकि नैरेटिव की जंग है और एक फरीक राज़ी हुआ है, उससे पता चलता है कि उसने अपनी टीम में एडवांस टीम भी भेज दी है और अच्छे खुशाइंद किस्म के स्टेटमेंट्स भी दे रहा है और फिर थोड़ा सी उसने लचक भी दिखाई है और वो अब मुनसफाना फैसले की पेशीन गोई कर रहा है। लेकिन बात असल में उसी नुक्ते पे आके रुक जाती है कि ट्रस्ट कितना है और अभी तक जो ट्रस्ट की हैसियत है या स्टेटस है वो बदला नहीं है। इनकी गुफ्तगू ही बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ये लफ्ज़ इन्हीं के थे, हुई एक दूसरे के मिशंस के और गोल्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और बहुत दावे दोनों साइड से किए गए कि इंचेस अवे और बड़ी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुई। लेकिन अब जो पता चला है कि ये ट्रस्ट का जो लेवल शुरू से टॉक से पहले था, मिसट्रस्ट का लेवल, वो उसी तरह बरकरार है और उसके साथ फिर कॉम्प्लिकेशन और पैदा होगी कि जब ईरान को पता चला
कि ये बहर हुर्मुज़ जो है वो एटॉमिक से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है और उसकी रीच भी ज़्यादा गहरी है और ना बड़ी है कि इमीडिएटली वर्ल्ड को भी एहसास हो गया और ये ऐसी है ना जियोग्राफिकल रियलिटी का उसको पता चला जिसको अगर वो स्ट्रेटेजिकली वेपन के तौर पे इस्तेमाल करे तो इसको कोई ना डिसलोकेट तो नहीं कर सकता, ना ये डिमांड कर सकता है कि इसको दूसरी जगह ले जाए। इस पे थोड़ी सी लिमिट्स हैं, लेकिन ये उसी तरह की लिमिट्स समझ ली जाए कि जी जो न्यूक बनाने पे उस पे लगाई जा रही हैं, तो वो अपनी जगह पे खड़ा है। हालांकि नुकसान उसका ज्यादा हुआ है और वो चाहता है कि ना ये बातचीत खत्म हो, लेकिन वो चाहता है कि दोबारा उस पर अटैक ना हो, दोबारा जो भी कमिटमेंट रीअश्योरेंस उसको अमेरिका से मिलती है वो अमेरिका उस पर कामयाब रहे। अब पहले वो गारंटी था, अब गारंटी दूसरा मुल्क तो कोई दे ही नहीं सकता। गारंटी तो या तो यूएन जो कि वीक सिस्टम है, लेकिन उसी में मिलेगी उसको, कोई वेरिफिकेशन का कंसेप्ट आ जाए या कोई और लॉ ना या रेजोल्यूशन जो ना हो ऑब्लिगेटरी किस्म की वो पास करवा दी जाए उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में। ये वो चीजें हैं जो पता नहीं इस तरह की बात जो पसे पर्दा बातें हो रही हैं उनमें शामिल है या नहीं है। तो अब तो सारा कुछ डिपेंड करता है ईरान पे कि उनको तसल्ली कहाँ तक होती है। बयान अच्छा चीन की तरफ से, बयान अच्छा आया यूएन सेक्रेटरी जनरल की तरफ से और ये एहसास दिलाता है कि जी इस वक्त आलमी दुनिया मुतहम्मल नहीं हो रही जो इस ना हुर्मुज़ में कदगन लग गई है, उधर ना बंद कर दी गई है। ईरान का जहाज उसने अमेरिका ने पकड़ के एक नया फ्रॉड भी इस वक्त मियां सनाउल्लाह साहब हमारे सामने आ रहा है कि आपना हुर्मुज़ में नया फ्रॉड ये है कि ईरानी हुकाम बनकर जहाजों से क्रिप्टो करेंसी मांगने वाला एक ग्रोह भी है, वो भी इस वक्त सरगर्म हो गया। सर, एक और सवाल इस वक्त मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। ट्रंप साहब जो हैं, एक तरफ वो इतनी धमकियां देते हैं, कहते हैं 47 साल से जो नहीं हुआ है वो करेंगे इस मर्तबा ईरान के साथ अगर ये मुज़ाकिरात जो हैं वो नहीं होते हैं। उसके साथ हम देख रहे हैं कि ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो भी बजा है और ट्रंप जिस तरीके से बयान दे रहे हैं सर वो भी इस वक्त हमारे सामने है। लेकिन फिर भी दुनिया ये समझती है, बहुत से मुमालिक ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है एक सालिस का किरदार इस वक्त जो अदा कर रहा है बाखूबी इन दोनों को एक टेबल पर बिठा पाएगा। इस मर्तबा भी पाकिस्तान जो है ये प्रोसेस जो है इन निगोशिएशंस का सर कंप्लीट कर पाएगा, क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तान अपनी ख्वाहिश में, अपने इंटेंट में तो बहुत सिंसियर है और अमल करके भी दिखाया है। और इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो हमारी अस्करी क़यादत ईरान गई, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कतर से, तुर्की से और सऊदी अरेबिया से भी मिले। फिर हमारे मुस्तकिल बातचीत हो रही है चाइना के साथ भी और रशिया ने की तरफ से भी अच्छा पैगाम आ गया है। लेकिन एक बात याद रखिए, आज उन्होंने बात की थी, आज या कल ट्रंप साहब से भी बात की थी हमारे फील्ड मार्शल ने, और उसके बारे में ज़रा मुख्तलिफ किस्म की खबरें इंटरनेशनल मीडिया में और उनके अपने ट्वीट्स पे चल रही हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि पाकिस्तान के बस में बस इतना है कि उनको आपस में बैठा दें, उनको परसुएट कर लें। अब आउटकम इससे अगर मुख्तलिफ होती है उस पर तो पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है, आलमी दुनिया की ख्वाहिश है, इस खत्ते की ख्वाहिश है। ये खत्ता सबसे ज़्यादा ना मुतासर हो रहा है साउथ एशिया, और इसमें हर बंदा चाह रहा है, यानी ये ऐसी ना जंग है या ऐसा है ना अतल जो पैदा हुआ है, इसने हर एक की जिंदगी को मुतासर किया है। और इसमें जो भी ये दोनों फरीकियन ने फैसले करने हैं वो बायलैटरल नौयत के नहीं होने, वो ट्राइलैटरल नौयत के भी नहीं होने। अगर आप उसको शामिल कर लेते हैं इजराइल को, क्वाड्रिलैटरल भी नहीं होने अगर आप गल्फ स्टेट को शामिल कर लेते हैं। ये तो सीरियल जहती इंटरनेशनल लॉ को भी इसने छेड़ना है और इसमें बड़े डाढ़े मसले हैं। आप न्यूक फाइल को देख लें, अगर आप ना इसको
यूजिंग स्टेट एज ए वेपन, उसको देख लें। उसके बाद रेपरेशन के पैसे हैं, वो पैसे अगर सिर्फ अनफ्रीज होने तक ही होने, वार के डैमेजेस नहीं सूट करते, वो अपने उनके जो पैसे $100 बिलियन की बातचीत कर रही है, जिसमें अमेरिका के पास 5-10 कंट्रीज में वो पैसे पड़े हुए हैं, उसमें से पहले पैसे किधर खर्च हो गए, कहाँ हो गए, वो एकदम तो नहीं निकलने। ना ये कहा जा रहा था कि अनफ्रीज 6 बिलियन मिल जाएंगे, और वो 20 बिलियन की बात कर रहे हैं या $27 बिलियन की बात कर रहे हैं। ये मसले ऐसे हैं जिसके लिए तहम्मुल, संजीदगी, ऑनेस्टी और ना की वो दोनों फरीकैन को दिखानी पड़ेगी, और उसका फुकदान मुझे नजर आता है। मुझे तो ये लगता है कि ये अभी तक उसी कोशिश में है कि जो ये जंग में नहीं जीत पाए, जो वो जंग में अपने ना को स्वाय के एग्जिस्टेंस को, वो चाहते हैं कि ऐसी चीज उन्हें मिले जो सरेंडर ना लगे, जो हजमियत का ना एक मजर ना हो। और ये तो सब पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका इस वक्त किस पोजीशन में है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब वो क्या चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया मियां सनाउल्लाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त में असगर चौधरी साहब आपकी तरफ आना चाह रही हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन आप फील्ड में रहे सर। इस्लामाबाद में हम देखते रहे कि रेड जोन में भी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त थी, वहीं पर आप मौजूद थे, सो कुछ सिक्योरिटी इक़दाम के हवाले से भी बता दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया आकाशा, थैंक यू। एक तो ज़ाहिर है कि इतना बड़ा इवेंट है, और उस इवेंट की जो तैयारियां भी हैं वो ज़ाहिर है जो आने वाले इतने बड़े बड़े वफूद हैं उनकी शान की जा रही हैं। और पाकिस्तान ने एक बेहतरीन इंतज़ामात किए थे जो फ़ेज़ 1 था, और उसमें भी आपने देखा कि सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतज़ामात थे। फुल प्रूफ हमने सिक्योरिटी रखी है, और गैर महसूस अंदाज में हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी रखी है। माजी की अगर हम देखें ना कि इस्लामाबाद में जब भी कुछ बड़े अगर जैसे SCO कॉन्फ्रेंस भी इस्लामाबाद में हो रही थी, वो भी देख ले। फिर अक्सर व बेशतर जब इस्लामाबाद के ऊपर सियासी तौर पर चढ़ाइयाँ होती हैं, चाहे वो जिसका भी दौरे हुकूमत हो, तो अमूमन बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए जाते हैं। तो इस मरतबा ऐसा है कि इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर नहीं लगे हुए हैं, लेकिन सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम हैं। ये अलग बात है कि वो जो रेड जोन था ना, अब रेड जोन F5 और G5 से निकल के G8 के बॉर्डर तक आ चुका है। F8 और G8 के बॉर्डर तक वो अब रेड जोन को तोसी दे दी गई है। उस एरिया की जो मेन सड़कें हैं वो बंद है। जैसे आप जनाब एवेन्यू की बात करें, श्रीनगर हाईवे की बात करें, तो बाकी जो आपकी सर्विस रोड्स हैं वो खुली हुई हैं। ज़िंदगी भी रवां दवां है, लेकिन मेन जो सड़कें वो बंद करके रखी हुई। सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम हैं, और महसूस भी ये हो रहा है कि बड़े फ्रेंडली हमारे पुलिस वाले भाई हैं जो इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा वाक़या कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं हुआ है। और लोग भी देखें, सबसे बड़ी बात है कि चूँकि ये एजाज़ पाकिस्तान के पास आया है कि दुनिया की जो सुपर ताकत है उसके लिए मुज़ाकरात का टेबल जो है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में सजा रहा है। तो लोग भी इस बात को, इस्लामाबाद के शहरी भी ये समझते हैं कि अगर ये हमें कोई थोड़ी बहुत तकलीफ़ है तो कोई बात नहीं है, जो आलमी सतह पर इस मुल्क की इज्जत बनी है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एहसास है। मतलब आवाम भी हर तरीके से मुकम्मल सपोर्ट करे, हुकूमत की बात करें। बहुत शुक्रिया असगर चौधरी साहब, इस पर आपका पॉइंट आ चुका है। प्रोड्यूसर साहब एक शॉट दिखाइएगा, फिर उस पर उस हवाले से बात करता है। ये ट्रंप ने कहा, मतलब भाई ट्रंप का भरोसा अब शायद नेटो पर कम और मुनीर साहब पर ज्यादा दिख रहा है। 2026 की सबसे अनएक्सपेक्टेड जोड़ी अगर कोई है तो वो ये है ट्रंप एंड मुनीर की। जी बिल्कुल, तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया कह रही है, ये हम नहीं कह रहे, हमारा असली दुश्मन कह रहा है। और ये हम नहीं कर रहे, बल्कि हमारी हुकूमत की और हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ जो है वो इस वक्त हमारा असली दुश्मन भारत जो है वहाँ का मीडिया कर रहा है। इस वजह से, क्योंकि हमेशा हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं गोदी मीडिया के हवाले से, जो कि जिस तरीके से मोदी सरकार जो है उनको कहती है, सो वही वाले बयान जो है वो उनकी जानिब से दिए जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन्हीं के एंकर्स, उन्हीं के सहाफ़ी, उन्हीं के लोग जो उठ के इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की तारीफ करें। भारतीय एंकर्स भी जो है वो इस वक्त तारीफ करने पर मजबूर हो गए, और वो ये कह रहे हैं कि इतना भरोसा ट्रंप को इस वक्त जेडी वेंस पे नहीं है जितना वो हर बात में जो मुशावरत कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं वो इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से। सारा जी, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगी इस पे?
सायरा जी, ये एक वीडियो मैंने आपको दिखाई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब सिर्फ हम इस पे अब बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब हमारा जो असली दुश्मन भारत है, जो वहां का मीडिया है, वो लोग उठ के बात कर रहे हैं कि इतना डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस वक्त ट्रस्ट जो है वो जेडी वेंस पे नहीं है, जैरेड कुशनर पर नहीं है, स्टीव विटकॉफ पर नहीं है, जितना ट्रस्ट वो इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब पे कर रहे हैं। मतलब नाश्ते हो रहे हैं, अशाइये दिए जा रहे हैं, जोहराने दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे सायरा जी? क्या कहूँ मैं, दुश्मन के सीने पे मोंग डल रहे हैं। मैं तो उस चीज को बोलूंगी कि अच्छी बात है। अब देखें जिस तरीके से अगर ट्रंप साहब इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो यही बात है कि फिर थोड़ा सा इन तमाम काविशों की लाज भी रख लें कि अगर पाकिस्तान ये किरदार अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान वो कहते हैं कि अपनी दिन रात एक करके ये काविश कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर खिते में अमन पैदा हो जाए और ये वो कहते हैं कि यहाँ पर आग ना भड़के, तो थोड़ा वो भी, जैसे आपके प्रोग्राम में पहले ही कहा था, कि थोड़ा अपनी जुबान को ब्रेक दे दें। एक तरफ से तो वो तारीफ करते हैं, फिर दूसरी तरफ से कुछ ऐसी बात करते हैं कि वो दिल टूट जाता है। फिर उसके बाद जिस तरीके से फिर उनकी कोई ट्वीट आती है कि जो जॉब दी गई थी, जॉब, मतलब इस किस्म की चीजों से ना वो परहेज करें तो ज्यादा अच्छी बात है। बाकी ये कि अल्लाह पाक पाकिस्तान का नाम हमेशा बुलंद रखे, और जाहिर है जो हम पाकिस्तानी हैं सबके मतलब वो यही है कि अपने पाकिस्तान का नाम किसी भी उसमें हो तो वो रोशन हो। तो मैं आकाशा इस पे ज्यादा क्या कह सकती हूँ। चले सायरा जी, आपने ये जो कहा ना कि ट्रंप साहब के जो बयानात हैं वो दिल तोड़ देते हैं, क्योंकि एक तरफ जब हम ये सोच लेते हैं कि अब मुज़ाकिरात जो है वो हो जाएंगे, फिर ट्रंप साहब का एक ऐसा बयान सामने आता है कि दिल टूट जाता है। सही कहा आपने, लेकिन वो दिल तो टूट जाता है, लेकिन साथ ही ट्रंप साहब फिर ये भी कहते हैं कि जेडी वेंस जो हैं वो 2 घंटे में निकल रहे हैं, 3 घंटे में निकल रहे हैं। सो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है पसे पर्दा जो कि इस वक्त हमें पता तो नहीं है, लेकिन ट्रंप साहब बाखूबी जानते हैं कि ये मुज़ाकिरात मैंने करने ही करने, फेस सेविंग जो है उनकी तरफ से, जिस तरीके से हम पहले भी अपने प्रोग्राम में सायरा जी इस पे बात कर चुके हैं। सगीर चौधरी साहब, असली दुश्मन वही हमारा बात कर रहे हैं, वहां के लोग बात कर रहे हैं, वहां के साफी, इवन के जो वहां के अवाम है वो भी इस पर बात कर रहे हैं कि क्या किरदार अदा किया है पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आकाशा। देखें, जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो शायद तारीख में पहली मरतबा हम देख रहे हैं पूरी दुनिया की तारीख में कि इस तरह की कोई मिलिट्री डिप्लोमेसी भी हुई है। अमूमी तौर पर जितने भी दुनिया में देख लें वाक़यात, उसमें हमेशा जो है वो सियासी गवर्नमेंट ही सारे मामलात को देख रही होती है, और उसमें मिलिट्री का किरदार जो है वो बैक एंड पे होता है, चूँकि उसका इतना अमल दखल नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने ये साबित कर दिया कि सफारती सतह पर जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो उसमें भी हम बहुत आगे हैं, और जो हमारे फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया। और उसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि 28 फरवरी से लेके अब तक जो सफारती कोशिशें हुई हैं, जिसमें सैयद आसिम मुनीर ख़ुद शामिल रहे हैं सफारती कोशिशों में, और अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि 70,000 किलोमीटर का फ़ासला तय किया गया, मुख्तलिफ़ ममालिक से जो है वो वफूद की शक्ल में मुलाकातों का, और उनके साथ सफारती सतह पर और मुज़ाकरात के अमल को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए। तो मेरा ख़्याल है कि ये भी एक तारीख़ का रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा तवील दौरानिए का सफ़र किया मुख्तलिफ़ ममालिक में जाके, और वहाँ पर जो है वो उनसे बातचीत की कि इनको मेज़ पर लाना है, तो आप भी इसमें अपना किरदार अदा करें। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, देखें कि इंडिया जो है उनके तो आज वो आर्मी चीफ ने भी ये कह दिया कि जो ऑपरेशन संदूर था उसमें हमारी शिकस्त हुई है, तो वो भी उनकी भी एक हजीमत सामने आ रही है। तो अब इंडिया ये कहने पर मजबूर हो गया, और पाकिस्तान की फ़ौज का वो पहले ही मुतरफ था। उनके बहुत सारे एंकर्स जो हैं वो इससे पहले भी पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसकी पेशावराना सलाहियतों की वो पहले भी तारीफ़ करती है और मुतरफ है, और हम सुनते हैं उनके मुख्तलिफ परवीन, उनके एक बहुत बड़े जो है वो तज्ज़ियाकार हैं और हमेशा वो दफाई एनालिस्ट हैं, तो वो भी हमेशा पाक फ़ौज की बड़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं और बड़े प्रोफेशनल अंदाज में कर रहे होते हैं। तो अब बात है दूसरी के जो ये सारी बख्शी से भी पूछते हैं उनके दिल पर क्या। जनरल बख्शी साहब जो है ना वो तो एक मेरे ख्याल के थोड़ा सा दिमाग से आउट हो गए हैं अब सारी सूरत हाल में, और उनके तो दिमाग में जो छोटी मोटी वो चीज़
एक अकलनामी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है इस सारी सूरत हाल में। अच्छा, अब दूसरी अगर मुज़ाकरात की थोड़ी सी बात कर ली जाए तो देखें जेडी वैंस से मुतल्लिक पहले ये कहा गया था कि वो नहीं आ रहे, सिर्फ विटकोफ आ रहे हैं और जेरेड कुशनर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा स्टेटमेंट आई कि वो भी आ रहे हैं। ठीक है, अब सूरत ये है चूँकि ये इतनी एक हाई सिक्योरिटी मामला है, इतना हाई सिक्योरिटी मामला है कि पहले भी आपने देखा कि मुज़ाकरात का जो फर्स्ट राउंड हुआ था किसी को कोई खबर नहीं दी गई और ना कोई खबर लीक हुई ना होने दी गई। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो अब भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बीच में डेवलप हो रही हैं। अब देखें कि इससे सबसे बड़ा सबूत ये मियां सनाउल्लाह साहब ने भी जैसे कहा है कि उनके जहाज़ इधर आ चुके हैं अमेरिका के, और उनका जो उनकी पहली टीम होती है जिसने सारे इंतजाम का जायज़ा लेना होता है वो पाकिस्तान में मौजूद है, अपने साजो सामान के साथ मौजूद है, और उन्होंने बाकायदा कंट्रोल रूम का विजिट वगैरह हर चीज़ कर ली है। अब सूरत हाल ये है कि वो आएंगे, पाकिस्तानी वक्त में भी थोड़ा सा आगे पीछे, आपको पता है कि पूरा 12 घंटे का डिफरेंस है, और दूसरा वहाँ पे जो सफ़र करना है 14 से 15 घंटे वहाँ से लगते हैं। तो ये जो सूरत हाल है उनके आने की। दूसरी सूरत हाल ये है कि देखें, अगर अब एक तरफ तो जो बयानात हैं ट्रंप साहब के, वो कह रहे हैं कि जी मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, और ओबामा को वो मुद्दे इल्ज़ाम भी ठहरा रहे हैं कि उन्होंने बदतरीन किस्म की जो है वो डील की थी ईरान के साथ। लेकिन दूसरी जानब वो ये भी कह रहे हैं कि अब जो हमारी ईरान से डील हो रही है उस पर दुनिया फ़ख्र करेगी। तो अभी तक डील तो सामने नहीं आई ना, सिर्फ वो समझ से बाहर ये देखें, और तारीफ भी कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं, बयानात सुने तो बहुत सारे बयानात उनके ये भी हैं कि डील जो है हमारी आलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। और देखें, ईरानी क़यादत है उसमें 2 किस्म की क़यादत है, एक तो है सियासी क़यादत, दूसरी हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो पासदारान इनकलाब हैं। पासदारान इनकलाब जो हैं वो बहुत तगड़े हैं वहाँ पे, तो आपस का दोनों में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरा ख्याल है कि अब मज़ीद मजबूत हो चुका है। आज मैंने देख रहा था कि ईरान में पाक फौज और जो पासदारान इनकलाब हैं और जो सियासी गवर्नमेंट है उसके हक में बहुत बड़ी रैली निकली है। तो ये वो जाहिर करती है कि उसकी आवाम, जिसको कहा गया था कि शायद आवाम जो है वो सड़कों पे आ जाएगी उनके खिलाफ, वो इजहार यकजहती कर रही है। और ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है अब इंशाअल्लाह ताला ये कल से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हम देखेंगे, जब हम बैठे होंगे, प्रोग्राम हमारा चल रहा होगा, तो कल मुज़ाकरात भी चल रहे होंगे या अपने फाइनल स्टेज पे होंगे। हाँ। और किसी न किसी समझ ये जरूर जाएंगे, क्योंकि ना इसमें आखिरी बात ये कहूँगा कि अमेरिका इन मुज़ाकरात से पीछे नहीं हट सकता। उसकी वजह ये है कि जो एक NBC उनका एक अमेरिकी मीडिया है, उसने सर्वे कंडक्ट करवाया है, और उसमें जो मकबूलियत है डोनाल्ड ट्रंप साहब की वो 63% डाउन हो चुकी है, 37% पे आ चुकी है। सर 37 पे आ चुकी है। उसके बाद मैं उसके साथ ये आपको बताती हूँ कि हालत जंग में अमेरिका के आर्मी चीफ का चले जाना, ट्रंप काबीना की जो अहम रुकन लॉरी शावेज, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, और उसके साथ साथ अमेरिकी एक सहाफ़ी है जिन्होंने भरपूर किरदार अदा किया था जब ये इलेक्शन हुए थे ट्रंप को जितवाने में। उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात का तवील अरसे से दुख रहेगा कि मैंने यानी डोनाल्ड ट्रंप को मुंतखब करवाने में किरदार अदा किया और मुहिम चलाई थी। इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों को गुमराह करने पर मुझे शदीद अफसोस है। सो ये इस वक्त अमेरिका के जो वहां पर लोग मौजूद हैं, जो वहां की आवाम है, जो वहां के जर्नलिस्ट हैं, वो ये बात कर रहे हैं। इस पर बात होगी। यहां पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुशामदीद नाजरीन। हम तो पुरुमीद हैं, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया इस वक्त पुरुमीद है कि पाकिस्तान ने अगर ये सालसी करवाने की कोशिश किया, पाकिस्तान अगर ये सालसी मतलब ये मुज़ाकरात करने की बात कर रहा है, 47 साल बाद 2 ऐसे दुश्मन जो कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, बात करना पसंद नहीं करते थे, उनको एक टेबल तक ले आया है। तो पाकिस्तान ने कोई ना कोई प्लान जो है उसके पास ज़रूर होगा, और ये जो नेगोशिएशन प्रोसेस है ये इस मरतबा कंप्लीट हो जाएगा। असगर चौधरी साहब, कुछ है आपके पास ऐसा जो आप अभी ब्रेक में भी बता रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिएगा प्लीज। देखिए आकाशा, एक तो बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कि अमेरिका इसमें जो है वो मुखलिस नहीं है। अगर अमेरिका की मर्जी ना हो तो मुझे बताइए 14-16 घंटे का सफ़र करके वो इस्लामाबाद क्या लेने आएंगे, क्यों आगे इस्लामाबाद बैठेंगे।
लाजमी बात है कि वो इस बात के ऊपर एग्री है, साथ ईरान भी इस बात के ऊपर एग्री है। दरमियान में थोड़े से मसाइल आए थे जब उन्होंने नाकाबंदी कर रखी थी, इन्होंने 2 इंडियन जो बैरी शिप्स थे उन्हें इजाज़त दी और बाद में उनके ऊपर फायरिंग हुई, जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद ईरान ने, अमेरिका ने उनके रोक लिया और फिर वो चाइना वाले जो शिप था वहाँ से असल प्रॉब्लम शुरू हुई थी। उसके ऊपर भी अब बातचीत जारी है और हो जाएगा। एक ज़रा मैं आपको सिर्फ बता दूँ, गैर मुल्की मीडिया है उसका जो ये दावा है कि इनके दरमियान जो है वो एक मसवदा जो है अतमी मादे का, वो बिल्कुल उसको अतमी शक्ल दे दी गई है। एक 5 साल कह रहा था, दूसरा 20 साल कह रहा था आपका यूरेनियम के हवाले से। ये बताया, गैर मुल्की मीडिया ये दावा कर रहा है कि 15 साल के ऊपर रजामंदी हो गई है, ताहम तिब्बी मकासद के लिए ये इस्तेमाल होगी और ईरान के पास जो 60% और 20% यूरेनियम के ज़ख़ीरे का कुछ हिस्सा रिएक्टर फ्यूल में भी तब्दील किया जाएगा और इसका कुछ हिस्सा कम अफसुदगी की सतह से डाउन ब्लेंड किया जाएगा। ताहम ये मवाद ईरान से बाहर नहीं जाएगा और जो आलमी तवानाई एजेंसी है वो इसकी निगरानी करेगी। आबनाए हर्म्स खोली जाएगी, टोल टैक्स मुमकिन तौर पर वसूल करने की उन्हें इजाज़त भी दी जा सकती है। अमेरिका ईरान को मरहलावार पाबंदियों से नरमी फराहम करेगा। देखें, एकदम भी उसकी बात में नहीं है, बहुत सी पाबंदियाँ तो यूनाइटेड नेशन से लगी हुई हैं, तो वहाँ से ज़ाहिर है वो नरमी होगी जो अमेरिका ने खुद लगाई है। मरहलावार ये सारी चीज़ें होगी। जो बैरून मुल्क असासे हैं उसमें से तकरीबन 20 अरब डॉलर जो हैं वो बहाल होंगे। अमेरिका ईरान के साथ अदम जारियत के मायदे का पाबंद होगा और ज़मानत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की करारदाद और अमेरिकी कांग्रेस से मंजूर शुदा मायदा देगा। अमेरिका खलीज फ़ारस से अपनी तमाम अफवाज जो है वो वापस बुलाएगा जो ये खलीज फ़ारस में मौजूद हैं। तो इसके ऊपर भी बातचीत हो रही है, हमें कभी उम्मीद रखनी चाहिए। और पाकिस्तान देखें, आज भी मतलब आप बाकी प्लेयर्स को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज जो है आपके वज़ीर ख़ारजा चाइनी एम्बेसी पहुँच के चाइनीज़ एम्बेसडर से उनकी बात हुई है, फिर ज़ाहिर है कि वहाँ से बीजिंग की हुई है। कल जिस तरह अमेरिकी एम्बेसी और ईरान एम्बेसी के जो इंगामी दौरे हुए हैं हमारे वज़ीर दाखिला के, फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो राब्ते हुए हैं, तो बैक चैनल डिप्लोमेसी तो सारी चल रही है और किसी न किसी चीज़ के ऊपर आ रहे हैं। कल थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो गई थी, इन्होंने पीर और मंगल की दरमियानी शब पहुंच रहा था, लेकिन वो जो वक्त आगे पीछे होने की वजह से ना प्रेसिडेंट ट्रंप भी कंफ्यूज हो जाते हैं और हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। सो बहुत सी चीज़ें करीब बहुत ही अच्छी मिलेंगी दुनिया को, मतलब बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज जो है वो पाकिस्तान देने के लिए जा रहा है। सर चौधरी साहब ये बताइएगा कि सर जिस वक्त ये बात कर रहे थे असगर चौधरी साहब, तो मुझे फील हो रहा था कि आप भी इस हवाले से कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी बताइएगा। और सर इसके साथ ये सऊदी अरब से जो मिलने वाले मतलब $1 अरब फंड जो है पाकिस्तान की मईशत के लिए एक सांस कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को दोबारा से सांस आ गया है, महज सर ये सांस है या मतलब पट्टियां रखी जा रही है पाकिस्तान के ऊपर? देखें, सऊदी अरब के साथ हमारा वैसे दफाई मुआहदा है और सऊदी अरब से इस तरह की रकम का मिलना खुशाइन तो है ही है, लेकिन सऊदी अरब जो है वो हमेशा से पाकिस्तान पर जो है बड़ी मेहरबानी करता रहा है। और इस क्रूशल हालात में जब यूएई ने हमसे $3.5 अरब सूद समेत मांगे थे, तो वो हमने उनको वापस भी करने थे। 45 करोड़ का उसमें सूद भी था जो उसमें हमें वापस भी किया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान सऊदी अरब की और पाकिस्तान की कि वो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारा साथ देता है। कि हमारा ब्रदर दोस्त मुल्क होने के साथ साथ वो उसके साथ हमारा एक दफाई मुआहदा भी मौजूद है, चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज भी वहाँ पे उनके दफा के लिए इस वक्त पूरी तरह से चौकस है। और दूसरी बात यह है कि जो बात हो रही है इस वक्त दिफाई वहाँ जो मुआहदा होना है और उसकी ड्राफ्टिंग की या इसकी, देखें वो मीडिया जो है इंटरनेशनल मीडिया वो बातें बहुत सारी कर रहे हैं, बहुत सारी बातों पे डिस्कशन चल रही है, लेकिन मैं वही कहूँगा पहले जो जुमला कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ऐसा मुआहदा होगा जिस पर दुनिया फ़ख्र करेगी। उसमें सबसे देखें अहम चीज़ है, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो उसके असासे मुंजमद है, तकरीबन कोई $100 अरब बता रहे हैं कि उनके असासे जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में मुंजमद हैं, जिसमें चीन में सबसे ज़्यादा $20 अरब हैं, भारत में भी हैं, कतर में भी हैं, इराक़ में भी हैं। तो वो जब बहाल हो जाएंगे तो देखिए वो अब जो ईरान है उसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है इस वक्त। एक तो उनका वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने दोबारा उसको बिल्ड करना है। दूसरी ये है कि अगर ये जो ममालिक हैं ये इनके असासे फ्रीज़ करके इनको वापस कर देते हैं और
जो इसके ऊपर सैंक्शंस हैं इतने अरसे से, क्योंकि देखें अगर मुल्क ट्रेड नहीं करेगा, इसका तेल नहीं बिकेगा, तो वो अगर सैंक्शंस ख़त्म होती हैं, सबसे बड़ी चीज़, तो मेरा ख्याल है कि ये ईरान जो है एकदम बूस्ट करेगा। और चूँकि ख़ित्ते में ईरान की बहुत अहमियत अब बढ़ चुकी है। अब देखें मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कराची में कल जो है FI ने एक रेड किया और उसमें उन्होंने एक जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, यही था मनी एक्सचेंज वाला, उससे तकरीबन अरबों ईरानी करेंसी पकड़ी है। तो जो ईरान ने एक नोट निकाल दिया, उसकी पाकिस्तान में बहुत डिमांड बढ़ गई है। और देखें कि लोग जो है उस पे एक्सचेंज के बाहर लाइनें लगा के खड़े हुए हैं कि हमें नोट दो, हमें नोट दें। पाकिस्तानी 8,000 जो है वो ईरानी 1 करोड़ अब नहीं, बढ़ गई, अब 12,000 चली गई है। उनकी रोज बरोज करेंसी में इजाफा हो रहा है। अब वो एक जो 1 करोड़ का नोट है, अब बताया जा रहा है कि 12,000 पे चला गया है। तो अब देखिए सूरत ये है कि अगर करोड़ों के मालिक है ना, आपकी जेब में आ गए तो आप तो करोड़ों के मालिक हो जाएंगे। अब देखिए कि एक छोटी सी चीज ले लें, अगर ये चीज इतनी ज्यादा अहमियत की हामिल हो रही है, तो अगर पाबंदियां खत्म होंगी ईरान के, तो फिर क्या होगा? फिर देखिए एक मैं कहता हूं कि एक इनकलाब आएगा। वो मुल्क जो कि 47 साल से पिसा हुआ है, उस पर हमेशा जंग मुसल्लत की गई, उसको अपने तरीके से हमेशा इन्होंने जो है वो हैंडल किया, तो जब उसको आज़ादाना तौर पे तिजारत का मौका मिलेगा, उसमें मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फायदा है। चीन है, चीन जो है वो हजारों किलोमीटर, भारत हजारों किलोमीटर। सर आपकी जुबान मुबारक, और इंशाल्लाह ये चीजें हमें नजर आएंगी अगर हम बात करें। इतना साथ दे रहे हैं, डेफिनेटली पाकिस्तानी अवाम ने भी इसमें हर तरीके से अपनी हुकूमत को सपोर्ट किया है। सो सायरा जी, हर तरीके से अगर बात कर ली जाए कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है इस वक्त, जो हुकूमत पाकिस्तान है, वो किस तरीके से मतलब अवाम के साथ जो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा सलूक किया जा रहा है। मतलब उस तरीके से जो कीमतें बढ़ रही थी पूरी दुनिया में जो बढ़ी है, वो पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं बढ़ी है। अच्छा सायरा जी, एक सवाल रखना चाहूंगी, आप इस वक्त सिंध में आप इस वक्त मौजूद हैं, सुबह सिंध में। सिंध में फ्यूल सब्सिडी स्कीम के तहत हम देख रहे हैं कि 3,976 गाड़ियों को 14 करोड़ 67 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वजीर आला हाउस से ये जो बयान है सामने है। सवाल सायरा जी इस वक्त ये है आपसे कि ट्रांसपोर्टर्स ने किराया तो 1 रुपए भी कम नहीं किया। सो ये जो सिंध हुकूमत है, ये सब्सिडी दे किसको रही है, और किस मतलब बात तो कर रही थी ना अवाम को देंगे, लेकिन अवाम को देने के साथ साथ ये अवाम को मिल भी नहीं रहे हैं, और इससे मुस्तफीद कौन हो रहा है, कौन सा तबका इस वक्त मुस्तफीद हो रहा है? जी आकाशा, एक सेकंड, मुझे एक चीज का जवाब देना है जी। कि जब हम बोलते हैं ना कर्जा देना खुश आइंद है, तो मुझे याद आती है कि हमारे बड़े हमेशा कहा करते थे कि कर्ज है एक मर्ज है। ये तो कर्ज है, और हम IMF से कर्जा मिले, किसी दोस्त मुल्क से मिले, तो वो ऐसे हम लोग खुशी में बगले बजाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, लुड़ियां डालते हैं। हमें लगता है वो हमें ही मिल रहा है। नहीं मतलब हमें तो मिल ही नहीं रहा ना। वो तो जाहिर है, देखें अभी आपने जो जिनको मराहत मिलती है, अभी खबर पड़ी थी कि पता नहीं अगले महीने इतने जजेस रिटायर हो रहे हैं, तो मैं तो मल्टीप्लाई कर रही थी उनकी मराहत और जो पेंशन मिलेगी, और फिर जो फंड प्रोविडेंट फंड होता है, तो ये तो सारे इन तमाम चीजों में चले जाएंगे। तो मसला तब हम अपने हुक्मरानों की इन चीजों के ऊपर लुढ़ियां डालें कि जब वो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए लिया जाए। ये तो अपने एक कर्जा लिया, अब आपने बताया कि उस पर 64 करोड़ सूद था, अब वो कर्जा था जी 94-95 पता नहीं कब का, कितना वो लिया किस लिए था, किसकी जिंदगी बेहतर हुई, क्या यहाँ स्कूल कॉलेज बने, या यहाँ पर हॉस्पिटल, या आम बंदे तक उसका रिलीफ पहुंचा? चले, ये तो वैसे ही मुझे वो हो रहा था, मैंने कहा मैं इसका जवाब दे लूं। और क्या कहते हैं उसको, अभी आप हमारे सिंध की बात कर रही हैं, मैंने पहले भी कहा था कि एक वो सारा जी, जब 45 करोड़ हमने लिया था तो गालबन डॉलर का रेट उस वक्त 27 रुपए था या 30 रुपए था। सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बता रहा हूँ। जी, उस वक्त कर्जा वापस ही नहीं किया, लिया सूद पे सूद देते गए। फिर हम कहते जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे यहाँ मुफ्ती आजम भी हैं, हमारे यहाँ इतने उलमा हैं, मगर कोई भी इस चीज पे हुकूमत को वो नहीं ला सका कि आप ऐसे रिसोर्सेज पैदा करें कि ये कर्जा और ये तमाम चीजें ना हो। अब तो पूरा मुल्क की तौबा इस्तग़फ़ार सूद पर ही चल रहा है। तो ये रही बात सिंध की, मैं आपको बात कर रही हूँ कि मैंने आपको पहले कहा था कि एक मोमिन की निशानी होती है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन ये बात इससे आगे बढ़ चुकी है। ये जिसको दिया जा रहा है उसको भी नहीं पता। ये इन्होंने सब्सिडी जो दी है 14 करोड़ 67 लाख रुपए, इन्होंने बोला कि जी 3,000। मेरी अभी 2 पंजाब मतलब बड़े ट्रांसपोर्टर से बात हुई है जी,
₹1 नहीं उनको मिला। उनसे मैंने तफसील पूछी थी, उन्होंने कहा कि शुरू में इन्होंने तमाम सब उनका डाटा इकट्ठा किया, हमें कहा हमने किरायों में कमी की है। अरे एक तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि मेरे शहर के हैं, उन्होंने किरायों में कमी की है, आपको पूरी डिटेल भेज देते हैं, लेकिन एक चवन्नी पाई अगर ये हुकूमत कह रही है कि जी हमने दे दिया और रिलीज कर दिया, अब वो खुदा जाने कि अपने प्रोटोकॉल्स की गाड़ियां जो हैं उसके लिए इस्तेमाल होगा या वो बाकी जिस तरह होता है ना एशियन बैंक का, वर्ल्ड बैंक का, जो इतने सारे प्रोजेक्ट लेकर आए और वो वहां तक पहुंचे नहीं है। आप सोलर का ले लें कि उसमें लोकल पंखे देके उसमें उन्होंने अपना कट लगाया, तो ये इसी तरह का है। ये खुदा जाने इन्हीं की खुद की जेबों में गया है, लेकिन ये किसी ट्रांसपोर्टर तक ये नहीं पहुंचा। हालांकि उनके कहने पे उन्होंने मामूली किरायों में कमी की थी कि जो आप उन्होंने कहा था कि जो कमी करेंगे वो आप हमें देंगे तो हम पैसे देंगे। लेकिन मेरी अभी आपके प्रोग्राम से 10 मिनट तक मैंने 6 जगह से कंफर्म किया है और कहीं कहीं भी नहीं, ₹1 नहीं मिला। लेकिन वही बात है कि ये चीज भी वो दब जाएगी। इस पे 1-2 प्रोग्राम होंगे सिंध पर, यहाँ पर कोई पता नहीं खुदा जाने बोलता है या नहीं बोलता, और वो सारी चीजें वैसे हो जाएंगी। आप ना ही लें, ट्रांसपोर्ट का सब्सिडी तो अब आज की बात है ना, ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम ज़्यादा हो के कम भी होती हैं तो ये किराए कम नहीं करते। ये ट्रांसपोर्टर्स जो है हमारे, ये बहुत बिगड़ा हुआ एक जो है वो एलिमेंट है और इसको कोई भी जो है वो लगाम नहीं डाल सकता। और इनकी हाँ जी, वो सारी चीज़ें जो है ना ट्रांसपोर्टर्स की आप बात कर रही हैं, तो ट्रांसपोर्टर्स ने कभी भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया। आम आदमी हमेशा जब भी पिसता है इन ट्रांसपोर्टरों के हाथों, आम आदमी पिसता है ना, जिसके पास गाड़ी नहीं होती तो वो इसी गाड़ी में ट्रेवल करेगा ना, बस में। तो इसने कभी रिलीफ दिया है? मुझे ये बताएं। पेट्रोल की कीमत ऊपर जाके नीचे भी आ जाए तो ये इनका रेट फिक्स होता है? नहीं करते, बिल्कुल सारा चीज सही कह रहे सकीर चौधरी साहब। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे सकीर चौधरी साहब, लेकिन इसको चेक कौन करेगा? वो अथॉरिटीज कहाँ पर हैं? तो ये हुकूमत क्यों बैठी हुई है? जिस पेट्रोल पंप वाले का दिल कर रहा था वो पेट्रोल देना बंद कर रहा था लोगों को, 2 लीटर से ज्यादा नहीं दे रहा। ट्रांसपोर्टर जो है अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी नहीं बनती, बेहसियत कायम, इनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं। सर तो ऊपर से लेकर जिस वक्त हुक्मरानों को ये एहसास नहीं है, जब आप गंदम स्कैंडल देखेंगे, जब आप चीनी स्कैंडल देखेंगे, तो आवाम को तो नहीं करना चाहिए ना। तो ऊपर से मेरी 1 सेकंड आकाशा, जी सायरा जी बताइए। नेशन तो ये गलत है ना। चौधरी साहब थोड़ा सा टाइम दीजिएगा प्लीज। 1 सेकंड। जियाल हक साहब नमाज पढ़ते होते थे तो उस जमाने के बताते होते थे कि जिसका वजू नहीं भी होता था, सूटित बूटित सेक्रेटरी खड़े हो जाते थे और उसके बाद नमाज पढ़ना शुरू हो जाते थे। मुशर्रफ साहब का दौर है जो मुझे याद है कि वो गाना गाने के शौकीन है। हर बंदा सुबह सुबह उठ के रियाज करके गाने गाता था कि शायद उनको मेरा गाना पसंद आ जाए। तो अवाम वही करती है जो हुक्मरान करते हैं, और ऐसे ही उसको जब आप देख रहे हैं कि कोई पकड़ा नहीं जा रहा। यहाँ कराची में आप सिंध में ले लें कि जिस वक्त कार्रवाई होती है और असला पकड़ा जाता है जिसमें मुशीरों का नाम आता है और उसके बाद वो बात दब जाती है, सिंध की जो गंदुम है वो चूहे खा जाएं, यहाँ से स्मगलिंग हो, तो मुझे बताएं यहाँ पर फिर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है ना। तो ये खराबी तो ऊपर से आती है। आप वो कहते हैं ना, अक्सर बोलते हैं कि बाबा जी कहते हैं कि कौवे को, खेत को बचाने के लिए 4 कौवों को टांगना पड़ता है, तो वो 4 कौवे आप टांग दें तो खेत भी सही हो जाएगा। जब आप अदालती निजाम ये देखें कि जज का बेटा कुचल देता है और उसके बाद उसके घर वाले मान के माफी वो हो जाती है, फिर आप ये देख लें यहाँ पर कौन है, फिर हर बंदा यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहा है, हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है। आज मैं एक हमारे इलाके में एक मोबाइल को उठाया शहदादपुर में पुलिस ने कि वो जाहिर है वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था कि जी ये मोबाइल का EMI और जो चोरी का मोबाइल है, उस बच्चे को परसों उठाया और आज सुबह पता चला कि उसको उसकी लाश उसके वर्षा के हवाले कर दी। सायरा जी, ये जो इस तरह के वाकयात तो ऑनेस्टली दिल जो है वो दुख कर रह जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं। सरदार फैजान, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सरदार फैजान, इस वक्त आप पेशावर में मौजूद हैं, तो कुछ सवाल जो हैं वो वहाँ की हुकूमत के हवाले से मेरे जहन में थे। मैंने सोचा कि सर आपसे पूछ लूँ। सर, कोई खबरें आ रही हैं कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की बारात जो है वो उसमें इजाफे की कुछ बातें जो है वो चल रही हैं, और मतलब अवाम के जो हुकूक की बात है वो तो आप करते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि काबीना के जो वहाँ की सूबाई काबीना है, वहाँ के वज़रा की तादाद जो है वो भी बढ़ाने की बात कर रही थी। ऐसे टाइम में आपको चाहिए कि आप अवाम को साथ लेकर चलें, या इस तरह के फैसले करके अवाम में जो गुस्सा है उसको देखने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्या कहेंगे? साथ ये भी फैजान साहब बताइए कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं
वो इमरान खान से ज्यादा बड़े हो गए कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनके घर के ऊपर छापे नहीं मारे जा सकते, आईनी कवर दिया जा रहा है उन्हें? जी बहुत शुक्रिया मिस्टर आकाशा। ऐसा है कि इस वक्त में हमारी हुकूमतों को ये चाहिए, जैसा कि आपने सवाल भी किया, कि वो आवाम को साथ लेकर चलें, आवाम के लिए कोई ऐसी तरमीम लाएं कि वो उससे आवाम को कोई फायदा हो, क्योंकि इस टाइम पे आवाम जो है वो पीछी जा रही है। लेकिन हम देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की मरात और अलाउंस में इजाफे के लिए होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली स्पीकर मरात, अलाउंस और तनख्वाहों से मुतल्लिक एक्ट में तरमीम की तजवीज़ जो है वो सामने आई है और स्पीकर के तर्ज पर अब डिप्टी स्पीकर को भी कई अहम मरात और अलाउंस हासिल होंगे। ये तरमीमी बिल के तमाम जो चीदा नुकात हैं वो मैं आपको कुछ बताता हूँ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसी भी कानूनी कार्रवाई से मुस्तस्ना करार होंगे, जैसा कि अभी चौधरी साहब ने जिक्र भी किया। साथ ही साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को गिरफ्तार किया जा सकेगा और ना ही इनकी रिहाइशगाह की तलाशी ली जा सकेगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का इख्तियार फाइनेंस कमेटी को तजवीज़ किया जाएगा। इससे कबल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो तनख्वाहें हैं वो 1,50,000 और 1,40,000 रुपए हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सवाबदीद समेत दीगर फंड की मंजूरी और तयन का इख्तियार भी फाइनेंस कमेटी करेगी। इसी तरह तरमीमी बिल में फाइनेंस कमेटी की मर्जी और मंशा से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अलाउंस में कमी या इजाफा भी किया जा सकेगा। पाकिस्तान के अंदर सरकारी दौरे पर VVIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा। इससे कबल दौरान सफर स्पीकर को फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर का दर्जा हासिल था। स्पीकर को 2 की जगह 3 गाड़ियां का इख्तियार हासिल हो गया है इस बिल में जो तरमीम की गई हैं। इसी तरह स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अब एक प्राइवेट मुलाजिम की जगह 2 मुलाजिमीन को बैरून मुल्क दौरे पर ले जा सकेंगी। साथ ही साथ बिल में तरमीम का मकसद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अरकान असेंबली की जो तनख्वाहों और मरात में इजाफा जो है वो भी इसमें शामिल किया गया है। देखें इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो हमारे सूबे के हालात चल रहे हैं, 900 अरब से ज्यादा जो है वो हमारा सूबा जो है सवाल भी सरदार फैजान साहब, मेरे जहन में कब से एक सवाल था कि फिर केपी गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि विफाक हमारे साथ जुल्म करता है, सौतेली माँ जैसे सलूक करता है, पैसे नहीं मिलते भाई, इतनी जो अरब रुपए जो है हमारा विभाग के पास है। सो ऐसे में आप ये वाले जब इकदाम करते हैं फिर पता नहीं आप ये फैसले कहाँ से कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब जिस तरीके से असगर चौधरी साहब ने भी इसका जवाब ये लोग देते हैं, इसका जवाब ये देते हैं कि 2014 के बाद अरकान असेंबली और स्पीकर को डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, इस वजह से ये बिल जो है वो लाया जा रहा है। इसका ये सिंपल सा ये एक जवाब देते हैं। इनको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सकता, ये बानी पीटीआई से बड़े हो चुके हैं, बानी पीटीआई इनसे जो है वो रिहा नहीं हो रहे और ऐसे में ये फिर इस तरह कर रहे हैं। मतलब समझ से बाहर है चीजें कि इस वक्त पीटीआई जो है वो करना क्या चाह रही है, जो वहां की हुकूमत है इस वक्त करना चाह रही है। बहुत शुक्रिया, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद थे, सगीर चौधरी साहब, असगर चौधरी साहब, सायरा जी और इसके साथ साथ मियां सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और सरदार फैजान आप भी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।